एपिसोड 18 पेशकश मीरे कारवा। मैं भी उनकी तदफीन में शिरकत करना चाहता हूँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। शोएब गौरी बोला, जरूर जरूर, मैं तुम्हें बर वक्त इसकी इतला दे दूंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलूंगा वजदान, लेकिन हमें अपनी होलियों में मुनासिब तब्दीली करना होगी, क्योंकि इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहाँ हमारे दुश्मनों में से कोई न कोई जरूर मौजूद होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शोएब, मैंने उसकी तायद की, ऐसा हो सकता है। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हें मैं यही मशवरा दूंगा कि तुम दोनों अपने फ्लैट से बाहर कदम ना निकालना जब तक कि मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने खुद वहां ना आ जाए। मैं ऐन वक्त पर ड्राइवर भेजकर तुम दोनों को मंगवा लूंगा। फिर हम एक साथ कब्रिस्तान जाएंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया। वजदान, ये ना समझना कि मैं खुदा न खास्ता तुम पर कोई पाबंदी आयद कर रहा हूँ। मैं ये तमाम इंतजाम हिफाजत और एहतियात के पेश नजर कर रहा हूँ। उन तीनों के बाद दुश्मन अब तुम दोनों की ताक में होंगे। मैंने उसकी तजवीज पर कोई एतराज उठाए बगैर एक अहम नुक्ते की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा, शोएब, जब हम अपने साथियों के वर्सा की हैसियत से उनकी तदफीन में शरीक होंगे तो भी दुश्मन हमारी जानिब मुतवज्जह हो सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं इस सिलसिले में बहुत ही महफूज बंदोबस्त करूंगा। वो पुरएतमाद लहजे में बोला। हम दोनों की शिरकत से ये जाहिर नहीं होगा कि हमारा ताल्लुक बराह रास्त उन तीनों से है। तुम इस बारे में जहन को ना उलझाओ, मैं हूं ना। शोएब गौरी ने इतनी अपनायत से मैं हूं ना कहा कि मेरा जहन कदरे मुतमईन हो गया। उसी वक्त मेरे जहन में उस गनबरदार का हुलिया भी रोशन हो गया जिसके हाथों से मैंने क्लाशनकोफ छीनी थी। मैंने शोएब गौरी को मुखातिब करते हुए कहा, दोस्त, मेरे जहन के जिस हिस्से में ग्रे पेजारों का नंबर चिपक कर रह गया था वहीं एक चेहरा भी जिस्मा है और वक्फे वक्फे से मेरी सोच को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा है। कैसा चेहरा वजदान? वो संजीदगी से बोला। मैंने बताया, बोट बेसन वाले वाक़े में मैंने जिस क्लाशन को बरदार से उसकी गन छीनी थी, उस शख्स का चेहरा। वो ज़ूद फहम इंसान फौरन मेरी बात की तह तक पहुंच गया और पूछने लगा, क्या तुमने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है? मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुमने इस शख्स को कहाँ देखा है? मेरे ख्याल में साउथ में, मैंने बताया। क्या कह रहे हो वजदान? वो मोहतजिब अंदाज में बोला। मैंने कहा, मुझे भी तो यही हैरत है, इसलिए तो सोच सोच कर उलझ रहा हूँ। वजदान, मेरे ठिकानों का कोई आदमी इस किस्म की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। वो पुरवसोक अंदाज में बोला। मुमकिन है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। मैंने उलझन अमेज तायदी अंदाज में कहा, खुदा करे ये मेरी गलत फहमी ही हो। बहरहाल मैंने जो कुछ महसूस किया वो मिन व अन तुम तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है वजदान, वो संजीदगी से बोला, और इस बात की खुशी है कि तुमने अपने दिली जज्बात और महसूसात को मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं की। वो चंद लम्हात को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज करके खामोश होकर बैठ जाऊंगा। तुम मुझे इस गनबरदार का हुलिया बताओ। सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि मैं अपने तमाम ठिकानों के आदमियों को खामोशी से चेक करूंगा। अगर तुम्हारा मतलूबा बंदा हाथ आ गया तो उससे भी डायलॉग कर लेंगे। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? शोएब ने लफ्ज डायलॉग पर खासा जोर दिया था। मैंने कहा, अच्छी तरह समझ रहा हूँ शोएब। वो बोला, दुनिया का कोई ऐसा इदारा या महकमा नहीं जिसमें काली भेड़ें मौजूद ना हो। मुमकिन है मेरे कैंप में भी कोई बिच्छू परवरिश पा रहा हो। मैंने उसकी बात से इत्तफाक करते हुए पूछा, शोएब, वैसे तुम्हारे ख्याल में हमारे किस दुश्मन ने कार्रवाई की होगी? मुझे 90% तो यही उम्मीद है कि मियाँ जाहिद हुसैन ने शेर के जबड़े में हाथ देने की कोशिश की है। उसने सनसनाते हुए लहजे में कहा, पिछले दिनों हमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। हाइट शेरड में 3 अफराद की इबरतनाक मौत, होटल में होने वाली मारा मारी, होटल के बाहर ग्रे सुजुकी FX वाले 2 नकली पुलिस वालों का होलनाक अंजाम, फिर ग्रीन बैंड वाले बंगले पर उसके आदमियों के साथ हमने जो शानदार सलूक किया, इसमें हम दोनों का भरपूर हाथ रहा है। चुनांचे ये ऐन मुमकिन है कि वो शबहुन मारने की ताक में रहा हो और आज रात उसे मौका मिल गया। मैंने कहा, मेरा जहन भी घूम फिर कर मियाँ जाहिद हुसैन की तरफ ही जा रहा है। तुम मुझे उस शख्स का तफसीली हुलिया बताओ, शोएब ने दोबारा पूछा।
मैंने कहा, कद लगभग 5 फुट 10 इंच और जिस्म फरबही, चेहरा करख्त, रंग सांवला और हल्की मूंछें। ये तो एक आम सा हुलिया है, वो सरसरी अंदाज में बोला। बहरहाल मैं इसे अपने कैंप में तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम कल के बारे में मेरी तजवीज़ को ज़हन में रखोगे ना? हाँ, मैंने इस बात में जवाब दिया। जब तक तुम्हारा ड्राइवर हमें लेने नहीं आएगा, हम दोनों फ्लैट से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। वजदान की जिंदगी खुशी और गमी का मुरक्का है, कभी खुशी कभी गम। तुम तो मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हो। तुमने बड़ी ही हंगामा हेज जिंदगी गुजारी है। आग के दरिया को पार करते हुए तुम यहाँ तक पहुंचे हो। वो चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद बोला, तुम्हें अपने साथियों की ऐसी दर्दनाक मौत का यकीनन बहुत ही दुख है। इस सदमे को अपनी अपनी बर्दाश्त के मुताबिक हम दोनों सहेंगे और उसके साथ ही जिंदगी के चक्कर में भी किसी किस्म का कोई तातुल पैदा नहीं होने देंगे। कल जब मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आए तो डायरी के वो अहम तरीन सफ़ात अपने पास रखना मत भूलना। शोएब की बातों से सफ़ा की टपकती थी, लेकिन वो मुझे बातें कतन बुरी नहीं लगी क्योंकि वो जिंदगी की हकीकत बयान कर रहा था। मैं भी इसी सोच का हामिल था कि सुख दुख के साए में जिंदगी के पहिए को मुसलसल हरकत में रहना चाहिए। तुम फिक्र न करो शोएब, मैंने ठोस लहजे में कहा। मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमसे यही कहा था ना कि कल मैं मुकर्रर वक्त पर वो दोनों सफ़ात तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो इसका हरगिज यही मतलब था कि मैं ऐसा ही करूंगा। आगे पीछे की 2 सफ़ात पर मुश्तमिल डायरी के वो इंतहाई कीमती वर्क हर वक्त मेरी पेंट की खुफिया जेब में मौजूद रहते थे। मैंने दानिस्ता शोएब से दूसरे दिन का वादा किया था, अगर मैं चाहता तो उसी मुलाकात के दौरान में वो वर्क उसके हवाले कर सकता था। ओके, शोएब टेलीफोनिक गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए बोला, अब तुम सो जाओ। कल का दिन बहुत ही टफ है हमारे लिए। टफ भी और रफ भी, मैंने दांत पीसते हुए कहा। फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। हालते नींद में साहिल की मासूमियत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। मैं वापस बेडरूम में आया तो वो बदस्तूर सो रही थी। वो लगभग 1:30 बजे सो गई थी और इस वक्त 4 बजने वाले थे। शोएब से फोन पर होने वाली गुफ्तगू में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। मैंने जिन जज्बाती और सदमाती कैफियत से गुजर रहा था उनमें किसी किस्म के रोमांस की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन साहिल के नज़दीक पहुंचते ही मेरे दिल बेतरा मचल उठा। वो बड़ी ही बेफिक्री से गहरी नींद सो रही थी। मेरे जी में आई कि नीयत भरकर उसे प्यार करूं। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में मुझे क्या हो गया था। साहिल के पास पहुंचते ही मैं बेइख्तियार हो जाता था। साहिल के अंदर कोई ऐसी शय जरूर मौजूद थी जो मुझे कमजोर बना देती थी, या यूं कह ले कि वो धीरे धीरे मेरी कमजोरी बनती जा रही थी। मैं पेशानी चूमने के लिए उसके चेहरे पर झुका ही था कि यक बार की उसने आंखें खोल दी। मुझे यूं महसूस हुआ वो पहले से ही जाग रही थी, बस आंखें बंद किए सोती बनी हुई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी गर्म सांसों के लम्स ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। इन लम्हात में मेरे तनफ्फुस में जहन्नमी हिद्दत सरायत कर गई थी। साहिल की आंखें खोलने पर मैं गड़बड़ा कर पीछे हटा तो वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, पानी। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही है। मैं एक गहरी सांस लेकर बेड से नीचे उतर आया, फिर फ्रिज में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर साहिल के हाथ में थमा दिया। इस दौरान में वो उठकर बैठ चुकी थी। उसे एक ही सांस में ठंडा पानी अपने हलक में उंडेला, फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए बोली, क्या बात है वजदान, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वो गहरी लड़की मेरी फिक्रमंदी को भांप गई थी। मैंने निहायत ही संजीदगी से कहा, कुछ नहीं साहिल, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बल्कि गमजदा और दुखी भी हूँ। क्या हुआ, क्या हो गया है वजदान? वो बेपनाह इस्तरार के साथ बोली, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है मेरे पास। मैंने शिकस्ता लहजे में कहा, तुम्हारे लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो खबर पहले ही सुन चुका हूँ। वो बेचैनी से बोली, कुछ बताओ भी तो सही। फिर वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, लाड बुद्धा खैर करे। अगले 10 मिनट में मैंने साहिल को अपने साथियों के साथ पेश आने वाले उस अंधोनाक वाक़े के बारे में बताया। मीर बशर, रूबी और इम्तियाज की गहरी दोस्ती हो चुकी थी उससे। ये तीनों हमारे मुखलिस दोस्त थे। हमदर्द और जानिसार दोस्तों की मौत पर जितना दुखी इंसान को होना चाहिए, साहिल उस हकीकी कैफियत से गुजर रही थी। मैंने उसे शोएब गौरी से होने वाली गुफ्तगू और ग्रे पिजारों के बारे में भी बता दिया। शोएब की तरह साहिल का भी यही अंदाजा था कि वो हमला आवर जाहिद हुसैन की ही कारस्तानी हो सकते हैं।
मैंने कहा ज्यादा इम्कानात तो इसी बात के हैं, लेकिन मेरा जहन ग्रे जीप के गैर मंतकी और अननेचुरल रवैये पर अटका हुआ है। बोट बेसन के नजदीक जो कुछ हुआ वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा। अगर ग्रे पेजारो वाले मियाँ जाहिद हुसैन के भेजे हुए थे तो उनका भगोड़ापन मेरी समझ से बाहर है। वजदान, बोट बेसन वाली सड़क पर आज रात जो कुछ पेश आया उसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी तोजी फिलहाल नजर नहीं आती। साहिल ने गंभीर लहजे में कहा, तुम सिर्फ एक ग्रे जीप में ही क्यों उलझ कर रह गए हो? साहिल ने सवाल ऐसे अंदाज में किया कि मैं चौंक उठा। फिर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? वो मजीद संजीदा हो गई। क्या तुम उस सफेद बिल्ली को भूल गए? साहिल के उस सवाल ने मेरे रगो पैर में एक करंट सा दौड़ा दिया और निगाह के सामने उस झपटा मारने वाली सफेद बिल्ली का सरापा उभर आया जिसने क्लाशन को बरदार के हवास की ऐसी की तैसी कर दी थी। वो आने वाहिद में तारीकी से नमूदार हुई थी और अपना काम करके पलक झपकने में तारीकी ही का हिस्सा बन गई थी। उसका ये काम हमारे लिए नहायत ही मुफीद साबित हुआ था। साहिल की याद दिलाने पर मुझे हैरत होने लगी कि मैं अब तक उस गैर मामूली जिसामत की बिल्ली को क्यों बोला हुआ था। मुमकिन है ये हालात का असर हो। बोट बेसन वाली उस सड़क पर हमें जिस हंगामी सूरत हाल से गुजरना पड़ा था और फ्लैट पर पहुंचने के बाद भी मीर बख्श की कोहनी ही जेर बहस रही थी। और उसके बाद तो शुएब गौरी की कॉल ने मेरे जहन को वो जेरो जबर किया था कि मैं किसी और शय के बारे में सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। इस जहनी प्रागंदगी में वो फरबा मतावन बिल्ली मेरे जहन से ही निकल गई। मैंने साहिल की तरफ देखते हुए उलझन ज़दा लहजे में कहा, हाँ वाकई मैं तो इस बिल्ली को भूल ही गया था। पता नहीं वो बिल्ली थी भी या। मैं अपना जुमला अधूरा छोड़कर उस बिल्ली के तस्वुर में खो गया। वो मेहरबान दोस्त बिल्ली किसी सेहतमंद कुत्ते की जिसामत रखती थी। उसकी झपट में चीते की सी लपक और गुर्राहट में शेर का दबदबा था। मैं उस अजीबोगरीब बिल्ली के बारे में सोच ही रहा था कि साहिल की आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो बिल्ली के जिक्र को माकूफ करके असल मौजू की तरफ आ गई थी। वजदान, हमारे साथियों की अलमनाक मौत किसी गसल सदमे से कम नहीं। आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? मैं जज्बाती हो गया। साहिल, मैं इन तीनों के कातलों से बहुत ही भयानक इंतकाम लूंगा। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए फिर तुम देखना मैं तो क्या हशर करता हूँ। वो हत्थे कैसे चढ़ेंगे? शुएब गुरे पिजारों की मदद से उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, उसे जीप का नंबर अच्छी तरह मालूम हो चुका है। बहुत जल्द वो दरअसल मुजरमों तक पहुंच जाएगा। साहिल ने पूछा, वजदान, क्या हम उन कातलों के सुराग के लिए शुएब गौरी पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, शुएब एक मुखलिस दोस्त साबित हो रहा है। इस शहर में उसका एक फाल नेटवर्क काम कर रहा है। जाहिर है वो हमारी निस्बत ज्यादा जराए का मालिक और वाकिफ है। उसकी मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर कहा, वैसे मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहूंगा। अपने तौर पर भी भरपूर कोशिश करूंगा। साहिल चंद लम्हा तक खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, शुएब दोबारा राब्ता कब करेगा? मेरा ख्याल है 10 बजे के बाद। मैंने कहा, अभी तो उसने मुझे सोने का मशवरा दिया है, यकीनन वो खुद भी सो गया होगा। तो फिर तुम भी सोने की कोशिश करो, वो मशवरा देने वाले अंदाज में बोली। थोड़ी नींद ले लो ताकि फ्रेश हो जाओ। मैंने तो काफी नींद ले ली। काफी? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। 2-2.5 घंटे की नींद लेने से तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ हो गई, वो संजीदगी से बोली। तुम तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए हो। मैंने बोझल आवाज में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम बहुत जहनी दबाव में हो, वो तशवीशनाक लहजे में बोली। ये मौका ही ऐसा है साहिल, मैंने मलूल लहजे में कहा। मैं कोशिश के बावजूद भी सो नहीं पाऊंगा। एक लम्हे को रुक कर मैंने इजाफा किया, अगर तुम्हें अब मजीद नहीं सोना तो फौरन तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर? उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या करने का इरादा है? कहीं कोई उल्टा सीधा कदम उठाने का फैसला तो नहीं कर लिया वजदान? मैंने गहरी नजर से साहिल को देखा। कुछ अरसे से उसके मिजाज और रवैये में जो तब्दीली आई थी उसमें एक खास बात यह भी थी कि उसका अंदाज उस्तानियों वाला हो चुका था। उसकी ऐसी अदाएं मेरे दिल को छूती थी। शायद इसलिए भी कि पिछले चंद माह से कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं रहा था। बहरहाल इस रोक टोक से मुझे खासी तकवीत मिलती थी। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो कदम डालने के बाद ही पता चलेगा वो उल्टा पड़ा या सीधा। फिलहाल मेरे जहन में कोई लाहे अमल मौजूद नहीं। जो भी सोचना है बाहर जाके ही सोचूंगा। फ्लैट के अंदर मुझे घुटन का एहसास हो रहा है।
ठीक है, हम थोड़ी देर में बाहर टहल आते हैं, वो नीम रजामंद होते हुए बोली। साहिल की ठंडी रेत पर चहलकदमी करने से हमारे दिलों को सुकून मिलेगा और हमारे जहनों को भी। साहिल की ठंडी रेत, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जुबानी अंदाज में कहा। ठीक कह रही हो, साहिल की ठंडी रेत और ठंडक ज़हनी सुकून के लिए बेहतरीन शय है, बल्कि मेरा ख्याल है दिली सुकून के लिए ये उससे भी ज़्यादा मुफीद होती है। उसे ऐसी निगाह से मुझे देखा जैसे जिसे बयान करने के लिए दफ्तर दरकार है। फिर वो खामोशी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। मैं गहरी सांस खारिज करने के बाद बेडरूम में आ गया। ये कमरा निस्बतन छोटा था और इसमें भी अटैच बाथ की सहूलत मौजूद थी। इस बेडरूम में सिंगल बेड बिछा था। मीर बख्श ने अपने लिए इस कमरे का इंतखाब किया था, मगर उसे एक रात भी यहाँ गुजारना नसीब नहीं हुई थी और वो 2 रिहायशों के बीच में मारा गया था। मीर बख्श की याद से मेरा दिल गम और गुस्से से भर गया। गम मीर बख्श के लिए था और गुस्सा उसके कातलों के लिए। मैंने एक झटके से वॉशरूम का दरवाजा खोला और आंखों को नींद से बचाने के लिए वॉश बेसिन पर जाकर खड़ा हो गया। जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो साहिल कारपेट पर सुख आसन यानी पद्म आसन जमाए बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी और अपनी बालिश को उसे नाक और पेशानी पर इस अंदाज में टिका रखा था कि मुझे समझने में देर नहीं लगी। वो सांस की मश्क में मसरूफ थी, जिसमें बारी बारी दोनों नथनों का इस्तेमाल करते हुए इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। इर्तिकाज़ी तवज्जो के लिए ये एक इंतहाई उम्दा इब्तदाइया है। इस अमल से दिमाग, जिस्म और जान को सुकून हासिल होता है। अक्सर लोग योगा को बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और मार्शल आर्ट्स की तरह वर्जिश और रियाजतों का खेल समझते हैं। इस सोच के हामिल अफराद गलती पर हैं। दिल तो योगा को कोई खेल नहीं, दर हकीकत ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लाइफ। जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने का फन है ये। हम सब लोग जिंदा हैं और किसी न किसी तौर जिंदगी गुजारते भी हैं, लेकिन योगा बेहतरीन अंदाज में जिंदगी गुजारना सिखाता है। इसमें किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं कि जो भी काम बेहतर अंदाज में किया जाए उसकी अफादियत कई गुना बढ़ जाती है। योगा में किसी किस्म का जबर, सख्ती और ज़बरदस्ती को कोई दाल नहीं है। ये जिंदगी के हर शोबे में आसानियां और फरावानियां पैदा करती है। साहिल जिस लगन और साबित कदमी से योगा, मार्शल आर्ट्स और ची वगैरह को सीखने की कोशिश कर रही थी, उससे लगता था कि वो बहुत ही जल्द बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगी। हथयोग के कमोबेश तमाम आसन यानी पोस्चर्स वो बड़ी ही सहूलत से लगाने लगी थी। इस तरह मार्शल आर्ट्स में वो हल्की फुल्की फाइट की हद तक पहुंच गई थी और ची की महसूस मशक ने उसे इस काबिल कर दिया था कि वो बाआसानी 50 ग्राम तक की अशिया को मुतहर्रिक कर लेती थी। हम फ्लैट से निकलने लगे तो मैंने फ्लैट की चाबियों के साथ ही गाड़ियों की चाबियां भी उठा ली। साहिल ने मेरे इस अमल पर सवालिया नजरों से मुझे देखा और कहा, मैं तो समझ रही थी हम सिर्फ टहलने जा रहे हैं। हम टहलेंगे भी। मैंने फ्लैट को लॉक करते हुए कहा, लेकिन मुनासिब और मौजूद जगह देख कर। रात के इस पहर हमारी चहलकदमी पुलिस वालों को सख्त नागवार गुजरेगी और वो हमें उनके नाकाबिले जवाब सवालात का सामना करना पड़ेगा। एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, गाड़ी पास होगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं। साहिल ने मजीद नहीं पूछा कहीं से मेरी क्या मुराद है और हम लिफ्ट के जरिए नीचे आ गए। रात को ऊपर जाते वक्त मैंने उस नई नवेली शेरट का दीदार कर लिया था जो शुएब ने मुझे तोहफे में दी थी। इम्तियाज ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार से भी मेरा तारफी मुलाकात करवा दी थी और हमें शुएब गौरी का मेहमान बताया था। शुएब के लिए चौकीदार के सामने इम्तियाज ने सिर्फ साहब का लफ्ज़ अदा किया था। चौकीदार की खिलती हुई बातों और फैलती हुई आंखों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो साहब का बहुत ही एहतराम करता था। जब हम अपनी गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग से निकले तो चौकीदार ने हमें एक भरपूर सलाम किया। साहिल ने कहा, वजदान अगर इस दौरान में शुएब गौरी का फ़ोन आ गया तो मेरा ख्याल है वो 9 बजे से पहले फ़ोन नहीं करेगा। मैंने गाड़ी को चाइना टाउन की तरफ मोड़ते हुए कहा, उस वक्त तक हम वापस आ जाएंगे। साहिल पर पहुंचकर हम तकरीबन आधा घंटा नंगे पांव रेत पर टहलते रहे। ज़हन थोड़ा सा मुतमईन और पुरसुकून हुआ, लेकिन अपने 3 साथियों के अमवात का सदमा इतना भारी था कि बेगली में हाथ रहा कमी ना आ सकी। इंतकाम एक लावे की सूरत मेरे रगों पे को जला रहा था। मैंने झंझलाहट अमेज अंदाज में कहा, साहिल चलते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वापस गाड़ी में आ गए।
जब मैंने नीली शेरट को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया तो साहिल ने पूछा, वजदान, मेरे जहन में एक मसला है और मैं उसमें उलझी हूँ। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? किस सिलसिले में? मैंने धीमे अंदाज में उससे पूछा। वो जवाब देने की बजाय हंगामी लहजे में बोली, ये तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बिल्डिंग की जानिब जाने वाला रास्ता तो बहुत पीछे रह गया। जानता हूँ, मैंने संजीदगी से ड्राइविंग जारी रखते हुए कहा। मैं एक बहुत ही खास जगह जा रहा हूँ। तुम अपना मसला बताओ जो तुम्हारे जहन को उलझा रहा है। वो तामुल करते हुए बोली, वजदान, बोर्ड बेसन वाली सड़क पर जब पिजारू वालों ने हमें घेरा था तो गन बरदार ने तुम्हारा मुतालबा किया था, जिससे उनके अज़ाइम का पता चलता है। उन्हें सिर्फ वजदान से गरज थी। या तो तुम्हें वो मौके पर ही शूट करने का इरादा रखते थे या फिर अगवा करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, लेकिन गोरा कब्रिस्तान के नजदीक पेश आने वाला वाक़या उसकी नफी करता है। तुमने बताया है कि उस ग्रे कलर पिजारों से इम्तियाज वगैरह पर फायरिंग की गई थी। मैंने नहीं, ये बात शोएब गौरी ने बताई है। मैंने कता कलामी करते हुए कहा। वो बोली, जो भी हो, ब्राउन मजदा पर फायरिंग करके हमारे 3 साथियों को मौत के घाट उतारने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इन्हें कत्ल करना चाहते थे, जबकि वो लोग तुम्हारे तलबगार थे। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, हाँ, ये बात तो मुझे भी उलझा रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज रात की बहुत सी बातें नाकाबिले यकीन और उलझाव को बायस है। मसला में घेरने वालों को खाली करने, किंग साइज सफ़ेद बिल्ली का अचानक हमला और रूपोशी, और यही उलझन तो तुमने अभी बयान की है। खैर, कल शाम तक सब कुछ खुलकर सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस सिलसिले में मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। क्या इस सवाल का जवाब भी कि इस वक्त तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? उसे तीखी नजर से मेरी जानब देखते हुए बोला, मैं इस वक्त मीर बख्श वगैरह की तरफ जा रहा हूँ। मैंने गंभीर आवाज में कहा। ये क्या कर रहे हो वजदान? वो तड़प कर बोली। मैंने अपनी गलती का एहसास करते हुए वजाहत की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस वक्त उस अस्पताल की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारे साथियों की लाशें रखी हैं। ओह, वो कदरे मुतमईन होगी, फिर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस अस्पताल में पहुंचाए गए हैं? शुएब ने बताया था उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। मैंने कहा, वो गहरी सोच में डूबते हुए बोली, मैं तो इस शहर के 2-3 सरकारी अस्पतालों से ही वाकिफ हूँ। पता नहीं वो कहाँ मिलेंगे। हमें अच्छी खासी भागदौड़ करना पड़ेगी। मैंने कतियत से कहा, ऐसी कोई बात नहीं। हम सबसे पहले तो जाय वकुआ के सबसे नजदीक पाए जाने वाले अस्पताल में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों, बल्कि वो तीनों वही होंगे। इस दौरान मिसाइल गाड़ी के डैशबोर्ड से हल्की फुल्की छेड़छाड़ में मसरूफ थी। शेरट बिल्कुल चुके नई नकोर गाड़ी थी, इसलिए इसे छूने और चेक करने को हाँ दिल चाहता था। मैंने ड्राइविंग सीट संभालते वक्त फ्यूल इंडिकेटर डायल पर एक सरसरी सी नजर डाली थी और ये देखकर मुतमईन हो गया था कि डायल का कांटा टैंकी फुल होने का ऐलान कर रहा था। साहिल की छेड़छाड़ ने रंग दिखाया। उसे जैसे ही खाने को खोला, उसमें से बड़े साइज का लिफाफा उछलकर बाहर आ गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये क्या है? वो लिफाफा साहिल की गोद में गिरा था। मैंने कहा, खोल कर देखो, पता चल जाएगा। तुम्हारी तरह मैं भी इस गाड़ी में पहली बार बैठा हूँ। जितनी अजनबी तुम हो उतना ही मैं ही हूँ। वो टटोलती हुई नजरों से मुझे देखती रही, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए मुबहम से लहजे में बोली, क्या हम वाकई अजनबी हैं? ये एक आम सा सवाल था और मौका महल की मुनासिबत से भी था, लेकिन साहिल के पूछने का अंदाज खास था, इसलिए मुझे भी चौंकना पड़ा। मैं कोई जवाब देने के बारे में सोच ही रहा था कि वो बुड़बुड़ाते हुए लिफाफा खोलने में मसरूफ हो गई। पता नहीं हम कब तक अजनबी रहेंगे। मैं उसके इस बाज़ाहिर ना पूछे के सवाल का क्या जवाब देता। लिफाफे के अंदर से हमारे लिए हैरत का सामान बरामद हुआ। वो हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जिनमें शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शामिल थे। इसके अलावा 10,000 रुपए के इस्तेमाल शुदा नोट भी थे। पिछले दिनों इम्तियाज ने हमारे कागजात की तैयारी के लिए हमारी तस्वीर बनवाई थी और जो दस्तावेजात पर अब नजर आ रही थी। शोएब गौरी बड़ा ही सरप्राइजिंग फ्रेंड साबित हो रहा था। जाहिर है ये सब कुछ उसी के इशारे पर किया गया होगा। इन कागजात के मुताबिक मैं वजी और साहिल अलमास थी। हम दोनों का ताल्लुक कराची से था। गोया हम कानूनी तौर पर कराचवी हो गए थे।
इम्तियाज और भी हमारे इन फर्जी नामों से कितने खुश हुए थे, लेकिन इससे पहले कि हम ये नाम इस्तेमाल करते वो हमें दागे मुफारकत दे गए थे। मेरे रगो पे में एक आग सी भर गई और स्टीयरिंग पर मेरे हाथों की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। मेरे 3 साथियों के खलाकत ने मेरे तस्वुर को तहो बाला कर रखा था और जहन में एक गूंज सी पैदा होती महसूस होने लगी। इंतकाम, इंतकाम, भयानक इंतकाम। साहिल ने फौरन ही मेरी कैफियत को भांप लिया। उसे जल्दी से तमाम कागजात लिफाफे में डालकर उसे डैशबोर्ड के हाने में रखा और मेरी जानिब मुतवज्जह होते हुए बोली, वजदान, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नजर नहीं आ रही, चलो वापस चलते हैं। अपने लिए उसकी तशवीश ने मुझे नाकाबिले बयान सुकून से गुजारा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, साहिल तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, मैं इस वक्त शदीद शिद्दत गम की कैफियत से गुजर रहा हूँ, मगर इसका इलाज वापसी में नहीं बल्कि पेशकदमी में है। मैं फ्लैट की तरफ नहीं बल्कि अस्पताल की तरफ जाऊंगा। उसकी तशवीश और गहरी हो गई। होंठ बेचते हुए बोली, वजदान तुम इस वक्त होशो हवास में नहीं हो, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मेरे होशो हवास वाकई गुम हो चुके हैं, मैंने बिफरे हुए लहजे में कहा। उन तीनों की मौत को मैं किस तरह भूल सकता हूँ? वो मेरी वजह से मारे गए, मेरी भेंट चढ़ के वो तीनों। ग्रे पिजारों वाले मेरे तलबगार थे, मुझे मारने आए थे। अपनी कामयाबी को मिटाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को मिटाने के लिए वो इन तीनों के खून से होली खेलकर चले गए। तुम जिस बात में गलत सोच रहे हो, वो मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए बोली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने दागे दिल पर ठंडा मरहम रखा हो। उसने कहा, उनकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं और ना ही कोई दोष, तुम खुद को मारूदे इल्जाम न ठहराओ। अभी तक तो ये भी तस्दीक नहीं हुई कि मज़दा पर फायरिंग करने वाले ग्रे पिजारो वही थी जिसे हमें बोट बेसन के इलाके में घेरा था। तस्दीक हो चुकी है साहिल, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो कदरे चिढ़कर बोली, और तस्दीक करने वाला शोएब गौरी ही होगा, और ये जरूरी नहीं कि उसकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज हकीकत का दर्जा रखता हो। वो भी हमारी तरह इंसान है, इससे अंदाजा लगाने या नतीजा अहस करने में गलती हो सकती है। इस बात में किसी गलती का इम्कान नहीं है साहिल, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। फिर उसे ग्रे पिजारो की नंबर प्लेट के बारे में तफसील से आगाह कर दिया। हमें घेरने वाली और मज़दा पर फायरिंग करने वाली पिजारो का नंबर एक ही है, 3151। इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी भी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं है। क्या कहती हो तुम? वो शिकस्त खुर्दा अंदाज से मुझे देखते हुए बोली, कुछ भी हो, तुम्हें अस्पताल की तरफ नहीं जाने दूंगी। उसके साथ ही उसने अपने हाथ का दबाव मेरे बाजू पर बढ़ा दिया और मेरी आंखों में झांकने लगी। मैं ड्राइविंग की वजह से उसकी तरफ मुसलसल नहीं देख सकता था, ताहम मैंने चंद लम्हात में उसकी आंखों में अपने लिए जिस ख्याल की तस्वीर देखी वो मेरी जिंदगी में अब नापैद होकर रह गया था। उस वक्त मेरे तहय्युल में अपनी माँ शगुफ्ता का चेहरा चमक उठा। माँ से ज्यादा ख्याल रखने वाली कोई और हस्ती इस दुनिया में नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों साहिल की इस तेजी से बढ़ती हुई वाबस्तगी ने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। मैंने थरथराते हुए लहजे में कहा, साहिल मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा अस्पताल। क्यों? तुम अस्पताल क्यों जाना चाहते हो? वो भी जिद पर उतर आई। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, उन तीनों को देखने, उनके छलनी बदन और लहू लहू तन देखने के लिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा? उसने पूछा। मुझे तहरीक मिलेगी। मैं उस वक्त अच्छा खासा जुनूनी हो रहा था। बेबसी, बेकसी और बेरसी की वो तस्वीर, वो तीनों लाशें मेरे इंतकाम को मुहम्मस करेंगी। वो डांटने वाले अंदाज में बोली, इन तीनों की नागहानी मौत ने तुम्हें हादसा मुतासिर किया है, वरना तुम ऐसी तो ना थी वजदान। मैंने पलट कर पूछा, क्या तुम मुतासिर नहीं हुई हो? हुई हूँ, बहुत ज्यादा हुई हूँ। वो शिकस्ता लहजे में बोली, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अपनी इस शिकस्तो रेहत का तमाशा किया जाए। हमें एक एक कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। तुम्हारी इन जज्बाती हरकतों से दुश्मन कोई मजीद नुकसान भी हमें पहुंचा सकता है। मैं हैरत से उस छुई मुई लड़की को सुनता रहा। मुझे महसूस हो रहा था मासूम और सादा सी धन्नो उस वजूद के अंदर गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक समझदार और बुर्दबार साहिल ने ले ली थी। नाम की तब्दीली इंसान पर इस कदर असरअंदाज हो सकती है, ये मुझे अंदाजा नहीं था। उस वक्त मेरे पहलू में बैठी हुई साहिल को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही लड़की है जो बुद्ध नीलकंठ की इबादत गाह में एक सादा देहाती जिंदगी गुजार रही थी। अपनी इस मुख्तसर सी नाकदाना तकरीर के इख्तिताम पर उसने मुझे कहा, गाड़ी रोक लो वजदान, मैं तुम्हें हरगिज अस्पताल की तरफ नहीं जाने दूंगी। साहिल का लहजा इतना दो टोक और मुस्तहकम था
کہ مجھے اس میں تحکم کا احساس ہوا. اس تحکم کی حیت اور حلوس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں حلوس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. میری وحشت اور سرکشی پر جیسے کسی نے منو یک بستہ پانی ڈال دیا تھا. اپنے اندر دور کہیں بہت دور مجھے بے بسی کا شدید احساس ہوا. میں نے سرایت کرتی ہوئی ایک نگاہ اس پر ڈالی اور کسی الوہی جذبے کے تحت اس کی بات مان لی. میں نے اپنے انگوٹھے کے ہلکے دباؤ کی مدد سے ہنجر کی دھار کو چیک کیا اور تسلی بخش انداز میں گردن ہلا دی. یہ وہی ظالم ہنجر تھا جس کے لمحاتی کرشمے نے میاں زاہد حسین کے ایک خاص آدمی شاکر علی کی رگے پاں کا مزاج پوچھا تھا. میں نے ہنجر کی کارکردگی کی تعریف کی. امتیاز نے ہنجر مجھے بطور تحفہ دے دیا. اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک روز یہی ہنجر امتیاز کے قاتلوں پر آسمانی بجلی بن کر گرے گا اور انہیں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر ان کی تعداد کو شمار نہیں کر سکے گا. امتیاز اور میر بخش کا قصور میرا سینہ سلگا دیتا تھا اور منہ بولی بہن روبی کی یاد مجھے ملول اور غمزدہ کر دیتی. یہ میری برداشت تھی کہ میں اپنے پیاروں کے صدمات میں اپنے آنسو رو کے بیٹھا تھا، ورنہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید دھاڑے مار مار کر رو دیتا. دراصل میں نے بچپن ہی سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی زندگی گزاری تھی جس پر قدم قدم پر مجھے جذباتی دکھ سہنے پڑے تھے. اس کی وجہ سے میں کافی حوصلہ مند ہو چکا تھا. ساحل اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی. میں اس کی محبت بھری ضد سے مجبور ہو کر واپس تو آ گیا تھا اور اسی کی فرمائش پر میں نے 2-3 گھنٹے کی نیند بھی لے لی. ان صدماتی لمحات میں وہ کسی شفیق اور مہربان نرس کا رول ادا کر رہی تھی. ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. وال کلک 10 بجے کا وقت بتا رہا تھا. میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ہیلو. وجدان مبارک ہو. ایئر پیس پر شعیب غوری کی آواز ابھری. میں سمجھ نہیں سکا وہ کس سلسلے میں مجھے مبارکباد پیش کر رہا تھا. میں نے کہا، اس مبارکباد کی کچھ وضاحت کرو گے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے ایک خاص معاملے میں تلافی کے لیے فون کیا ہے. کون سا خاص معاملہ؟ وہ بولا، میں نے لگ بھگ 7 گھنٹوں پہلے تمہیں ایک بری خبر سنائی تھی، اپنے 3 ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر. اس کی آواز میں گہری سنجیدگی پائی جاتی تھی. اس سلسلے میں ایک اچھی خبر بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے. تم نے ان تینوں کے قاتلوں کا سراغ لگا لیا ہے. میں نے حتمی لہجے میں کہا، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ ویری گڈ، شعیب نے سراہنے والے انداز میں کہا. تمہاری سوچ بالکل نشانے پر پہنچی ہے. میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، ہمارے ساتھیوں کا قاتل کون ہے؟ میاں زاہد حسین. شعیب غوری نے سرسراتی آواز میں کہا، میاں زاہد حسین. میں نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا، میں تمہاری شیرک کاٹ کر تمہارے وجود میں پایا جانے والا سارا غلیظ خون بہا دوں گا. میں تصور میں میاں زاہد حسین سے ہی مخاطب تھا، تاہم واقعتاً یہ گفتگو شعیب غوری سے ہو رہی تھی. میں نے شعیب سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھیوں کے قتل میں میاں زاہد ملوث ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے فائرنگ اس نے خود نہیں کی ہوگی، بلکہ یہ آپریشن اس کے احما پر کیا گیا ہوگا. میری بات پوری ہونے پر شعیب غوری نے بتایا کہ گرے پجارو 3151 کا معاملہ تو صاف ہو گیا. میں نے اپنی کوشش سے اس کے مالک کا پتہ چلا لیا. وہ پجارو یعقوب عرف کوبا نامی ایک شخص کی ملکیت ہے اور کوبا اسی زاہد حسین کا خاص آدمی ہے. اب تم میری بات کو سمجھ کے ہوگے. ایک لمحے کے توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، یہ کوبا تمہارے لیے اجنبی تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا. 1-1.5 ماہ پہلے میں نے گرین بیلٹ والے بنگلے پر اس شخص کی اچھی طرح درگت بنائی تھی. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.